गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम नेम रासुंडा बुक के एक्सटेंशन एजुकेशन के सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इंस्ट्रक्शनल एड्स यानी कि क्या दिया है इसमें, तो पहले नंबर पे हेडिंग आता है इंस्ट्रक्शनल एड्स। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल एड्स। आईडियो एड्स। आईडियो एड्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आईडियो एड्स का मतलब होता है केवल जो सुनाई दे, ठीक, उसी को हम आईडियो एड्स के नाम से जानते हैं। डिवाइस थ्रू विच वी कैन हियर द मैसेज आर कॉल्ड आईडियो एड्स, यानी कि डिवाइस थ्रू विच वी कैन हियर द मैसेज आर कॉल्ड आईडियो एड्स, यानी कि वह डिवाइस जिसके द्वारा केवल हम मैसेज को सुन सकते हैं, तो इस प्रकार के एड्स को ही आईडियो एड के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आता है, तो आईडियो एड के अंतर्गत आपका टेलीफोन आता है जिसमें केवल सुनाई देता है। इसके बाद रेडियो आता है, इसमें भी केवल सुनाई देता है। टेप रिकॉर्डर आता है, इसमें भी केवल सुनाई देता है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम जिसे हम PAS के नाम से जानते हैं, इसमें भी केवल सुनाई देता है। ठीक, इंपॉर्टेंट लग रहा है। नेक्स्ट है, दूसरे नंबर पे आता है विजुअल एड्स, यानी कि वह एड्स जो केवल दिखाई दे उसे हम विजुअल एड्स के नाम से जानते हैं। थ्रू विच वी कैन ओनली बी सीन नॉट हियर एंड हियर द मैसेज, यानी कि वह डिवाइस जिसे हम केवल देख सकते हैं, या फिर वह डिवाइस जिसे हम केवल देख सकते हैं और उसको हम मैसेज के रूप में सुन नहीं सकते हैं। तो इस यानी कि फिर से थ्रू यानी विजुअल एड्स के द्वारा केवल हम देख सकते हैं, ठीक, और उसके द्वारा हम मैसेज को सुन नहीं सकते हैं। फिर से विजुअल एड्स मतलब होता है थ्रू विच वी कैन ओनली बी सीन नॉट हियर द मैसेज, यानी कि विजुअल एड्स के अंतर्गत केवल हम देख सकते हैं, मैसेज को केवल देख सकते हैं और मैसेज को हम सुन नहीं सकते हैं। विजुअल एड्स कितने प्रकार का होता है, तो विजुअल एड्स 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होता है, दूसरे नंबर पे आपका प्रोजेक्टेड एड्स होता है। तो नॉन प्रोजेक्टेड इसमें भी 2 प्रकार का होता है। एक तो प्रोजेक्टेड एड्स होता है, पहले नंबर पे नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होता है और दूसरे नंबर पे प्रोजेक्टेड एड्स होता है। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में क्या आता है, तो फोटोग्राफ्स आता है, डायग्राम आता है, मैप आता है, चार्ट आता है, पोस्टर आता है, मॉडल्स आता है, स्पेसिमेन आता है, फाइनल ग्राफ आता है, फ्लैनेल ग्राफ्स आता है, फ्लैश कार्ड्स आता है, चाक बोर्ड आता है। फिर से नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के अंतर्गत क्या आता है, तो नॉन प्रोजेक्टेड एड के अंतर्गत फोटोग्राफ्स आता है, डायग्राम आता है, मैप आता है, चार्ट आता है, पोस्टर आता है, मॉडल्स आता है, स्पेसिमेन आता है, फ्लैनेल ग्राफ आता है, फ्लैश कार्ड आता है, चाक बोर्ड आता है। ये सभी किसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, तो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। जबकि प्रोजेक्टेड एड के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो प्रोजेक्टेड एड्स यानी कि जिसमें मशीन का सहारा लिया जाता है, जिसमें प्रोजेक्टर मशीन का सहारा लिया जाता है, उसे हम प्रोजेक्टेड एड कहते हैं। जिसमें प्रोजेक्टर मशीन का सहारा नहीं लिया जाता है, उसे नॉन प्रोजेक्टेड एड के नाम से जानते हैं। तो नॉन प्रोजेक्टेड एड में सभी प्रकार के फोटोग्राफ्स आ जाएगा, डायग्राम आ जाएगा, मैप आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, पोस्टर आ जाएगा, मॉडल्स आ जाएगा, स्पेसिमेन आ जाएगा, फ्लैनेल ग्राफ्स आ जाएगा, फ्लैश कार्ड आ जाएगा, चाक बोर्ड आ जाएगा। वहीं बात करते हैं दूसरे नंबर पर प्रोजेक्टेड एड, यानी कि जिसमें मशीन की सहायता से हम किसी दीवार पर या फिर पर्दे पर किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो उसी को हम प्रोजेक्टेड एड के नाम से जानते हैं। इसमें सभी प्रकार का स्लाइड आ जाएगा, मोशन फिल्म हो जाएगा, फिल्म स्ट्रिप्स हो जाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर आ जाएगा। फिर से क्या क्या आएगा, इसमें स्लाइड आएगा, मोशन फिल्म आएगा, फिल्म स्ट्रिप आ जाएगा, ठीक, ओवरहेड प्रोजेक्टर आ जाएगा। इसके लिए हम ट्रिकी बना दें क्या, इसके लिए ट्रिक क्या है, तो प्रोजेक्टेड एड के लिए ट्रिक है फोम्स, यानी कि F से क्या हो जाएगा, फिल्म स्ट्रिप्स हो जाएगा, O से क्या हो जाएगा, तो ओवर हेड प्रोजेक्टर हो जाएगा, फिर M से क्या हो जाएगा, तो मोशन फिल्म हो जाएगा, फिर S से क्या हो जाएगा, तो स्लाइड्स हो जाएगा। यानी कि फॉर्म्स के अंतर्गत क्या आता है, तो फॉर्म्स जो होता है पी फॉर्म प्रोजेक्टेड एड के अंतर्गत फॉर्म्स जो होता है वो आता है ट्रिक, ठीक, केवल प्रोजेक्टेड वाले याद कर लो। तीसरे नंबर पे आता है आइडियो विजुअल एड्स, यानी कि वह एड्स जो सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, उसी को हम ऑडियो विजुअल एड के नाम से जानते हैं। तो पहले नंबर पे आता है नॉन प्रोजेक्टेड
नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें आपका ड्रामा आता है, पपेट शो आता है। ड्रामा और पपेट शो किस में आता है, तो नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स में आता है। जबकि प्रोजेक्टेड वीडियो एडियल यानी प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स में क्या आता है, तो सिनेमा आता है, वीडियो आता है एंड टीवी आता है। तो नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स में क्या आता है, जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख यानी जिसे हम नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स में क्या आता है, तो ड्रामा आता है। ठीक, ड्रामा आता है, फिर इसके बाद पपेट शो आता है। ये नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत आते हैं। जबकि दूसरे नंबर पे प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स में आपका सिनेमा आता है, वीडियो आता है, टीवी आता है। तो प्रोजेक्टेड वाले को हम ठीक से याद कर लेते हैं, VTC CBT VT CTV यानी कि CTV एक ठो होता है ना, CTV यानी CTV किसके अंतर्गत आता है, तो CTV के अंतर्गत ही आपका प्रोजेक्टेड एड्स आता है। C का मतलब होता है सिनेमा, T से हो जाएगा टेलीविज़न हो जाएगा, V से आपका वीडियो हो जाएगा। इससे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जबकि पपेट और ड्रामा जो होता है, ड्रामा को जो है केवल प्रोजेक्ट पे यानी कि प्रोजेक्ट पर ड्रामा को दिखाया नहीं जा सकता है। ड्रामा को जो है प्रोजेक्ट पर यानी कि किसी भी ड्रामा को हम साक्षात देखते हैं, उसके लिए किसी प्रोजेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो पपेट शो के लिए भी जो होता है वो किसी प्रोजेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो DP जो होता है किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो DP CTV यानी DP जो होता है किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि सिनेमा टेलीविज़न और वीडियो ये जो होता है वो प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है साइकोलॉजी। अगला हेडिंग है साइकोलॉजी। डिस्कस अबाउट साइकोलॉजी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, यानी कि जो साइकोलॉजी शब्द होता है यह 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें साइको का मतलब होता है सोल एंड लोगस का मतलब होता है साइंस। हेंस स्टडी ऑफ सोल यानी कि हेंस स्टडी ऑफ सोल साइंस दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्या दिया है, तो सोशियो साइकोलॉजी यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, यानी कि ह्यूमन के बिहेवियर और एक्सपीरियंस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइकोलॉजी कहा जाता है। फिर से ह्यूमन के बिहेवियर और ह्यूमन के एक्सपीरियंस के अध्ययन को ही या फिर ह्यूमन के बिहेवियर एंड ह्यूमन के एक्सपीरियंस के विज्ञान को ही साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इंटेलिजेंस क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, तो इंटेलिजेंस क्वेश्चंस को हम IQ के नाम से जानते हैं। IQ इज़ द रेशियो बिटवीन मेंटल एज एंड द एक्चुअल आर क्रोनोलॉजिकल एज एंड एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, यानी कि IQ को हम या फिर इंटेलिजेंस क्वेश्चंस को जो है परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। और IQ जो होता है वह किसका रेशियो होता है, तो यह IQ जो होता है वो मेंटल एज और एक्चुअल एज या फिर क्रोनोलॉजिकल एज का रेशियो होता है। अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन स्कोर्स बिटवीन IQ 85 से लेके 115% तक, यानी कि अबाउट 2/3 यानी 2 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 66%, यानी 66% लोग जो होते हैं वो उनका IQ कितना लेवल होता है, तो 66% लोग का, यानी कि 3 6 18 यानी 66% लोग का जो IQ लेवल होता है वो 85 से 115 के बीच में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी किया गया है। तो हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ IQ, जिसे हम क्या कहते हैं IQ को, तो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। तो IQ का क्लासिफिकेशन इसमें किया जा रहा है। एक तरफ दिया है टर्मन मेरिट लिस्ट, यानी कि टर्मन के द्वारा जब बनाया गया जो मेरिट लिस्ट है। दूसरी तरफ शंकर उदाल क्लासिफिकेशन, यानी कि 2 लोग क्लासिफिकेशन किए हैं इसका। तो एक तो आपका टर्मन मेरिट लिस्ट यानी कि एक तो टर्मन मेरिल टेस्ट के द्वारा कैटेगरी दिया गया है और दूसरे नंबर पे शंकर उदाल क्लासिफिकेशन के द्वारा इसका कैटेगरी दिया गया है। तो पहले नंबर पे हम टर्मल मेरिल टेस्ट के बारे में देखते हैं। तो इसका IQ, एक तरफ IQ दिया है, दूसरी तरफ उसका कैटेगरी दिया है। 70 के बिलो क्या होता है, तो मेंटल डिफेक्टिव होता है, यानी कि 70 के नीचे यदि किसी भी व्यक्ति का मेंटल एज या फिर किसी भी व्यक्ति का जब IQ 70 के नीचे होता है तो वह मेंटल डिफेक्टिव के अंतर्गत आता है। जबकि 70 से 75 के बीच में बॉर्डर लाइन होता है, बॉर्डर लाइन या फिर फीबल माइंडेड, यानी कि फीबल माइंडेड, यानी कि
70 से 75 के बीच में जिसका IQ होता है वह बॉर्डर लाइन पे होता है या फिर फीबल माइंडेड के अंतर्गत आता है, जबकि 75 से 90 तक जो जिसका IQ लेवल होता है वो डल एंड बैकवर्ड के अंतर्गत आता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल 75 से 90 के बीच में आता है वो डल एवं बैकवर्ड के अंतर्गत आता है। जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल 90 से 95% होता है वह लो एवरेज के अंतर्गत आता है। जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल 95 से 110 तक होता है वो एवरेज के अंतर्गत आता है। जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल 105 से लेकर 125 के बीच में होता है वो सुपीरियर में रखा जाता है, सुपीरियर में रखा जाता है। और जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल 125 से लेकर 140 तक का होता है वो वेरी सुपीरियर में होता है। और जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल 140 के ऊपर होता है वो जीनियस के रूप में जाना जाता है। एक बार और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं तो उल्टा ही देखते हैं। ये 140 के ऊपर क्या कहा जाता है, तो 140 के ऊपर जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल होता है उसे जीनियस कहते हैं। 125 से 140 के बीच में जिस व्यक्ति का IQ लेवल होता है उसे हम वेरी सुपीरियर कहते हैं। 105 से 125 के बीच में जिसका IQ लेवल होता है उसे सुपीरियर कहते हैं। और 90 से 95 से लेकर 105 के बीच में जो भी IQ पाया जाता है, जो भी व्यक्ति का IQ पाया जाता है उसे एवरेज कहते हैं। और 90 से 95 के बीच में जो IQ लेवल जिस व्यक्ति का होता है उसे हम लो एवरेज के नाम से जानते हैं। ठीक। और फिर इसके बाद 75 से लेकर 90 के बीच में जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल होता है उसे हम डल एवं बैकवर्ड के रूप में जानते हैं। फिर इसके बाद 70 से 75 के बीच में जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल होता है वो बॉर्डर लाइन पे रहता है या फिर उसी को हम फीबल माइंडेड के नाम से जानते हैं। और 70 के नीचे जो होता है वो मेंटल डिफेक्टिव देखने को मिलता है, यानी कि वो दिमाग से खराब हो चुका है। अब हम संकर वाला देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो संकर उदाल वाला क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है। तो संकर उदाल वाले क्लासिफिकेशन में क्या दिया गया है, तो IQ लिया है, दूसरी तरफ कैटेगरी दिया है। 0 से 25 तक क्या होता है, तो इडियट्स होते हैं। यानी कि जिस भी व्यक्ति का जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल 0 से 25 तक होता है वो इडियट्स होता है, यानी मूर्ख होता है। जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल 25 से लेकर 50 तक होता है वह इम्बेसाइल्स होता है। क्या होता है, तो वो इम्बेसाइल्स होता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल 25 से लेकर 50 के बीच में होता है वो इम्बेसाइल्स होता है। जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल 50 से लेकर 75 तक होता है वो आपका मोरॉन्स आर फीबल माइंडेड होता है। मोरॉन्स या फिर मोरॉन्स एंड फीबल माइंडेड होता है। और जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल 75 से 90 के बीच में होता है वह बॉर्डर लाइन या फिर डल व्यक्ति के अंतर्गत आता है। और जिस व्यक्ति का IQ लेवल 90 से 110 के बीच में होता है वो एवरेज होता है। और जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल 110 से लेकर 125 के बीच में होता है वो सुपीरियर होता है। जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल 125 से लेकर 140 तक होता है वो वेरी सुपीरियर होता है। और जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल 140 के ऊपर होता है तो जीनियस होता है। सेम वही कंडीशन है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या। अब दोनों का कंपेयर करते हैं। ठीक, तो दोनों मॉडल में क्या दिखाया गया है, तो 140 के ऊपर जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल होता है इसमें भी जीनियस दिखाया गया है, इसमें भी जीनियस दिखाया गया है। और जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल 125 से 140 के बीच में है तो इसमें वेरी सुपीरियर दिखाया गया है। और इसमें भी जो होता है वो वेरी सुपीरियर दिखाया गया है। और जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल 105 से 125 के बीच में होता है वह सुपीरियर है। और इसमें 110 से 125 के बीच में जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल है वो भी सुपीरियर के अंतर्गत रखा गया है। फिर 95 से 110 के 95 से लेकर 105 के बीच में जिस भी व्यक्ति का IQ लेवल है उसे एवरेज में रखा गया है। और इसमें 90 से लेकर 110 तक जो है एवरेज में रखा गया है। ठीक, और इसमें क्या रखा गया है, तो 90 से 95 वाले को लो एवरेज में रखा गया है। इसमें 75 से 90 वाले को बॉर्डर लाइन या फिर डल में रखा गया है। यहाँ पर 74 से 90 के बीच में जिसका है उसे डल या फिर बैकवर्ड में रखा गया है। यहाँ 50 से 75 के बीच में मोरॉन से आर फिजिबल माइंडेड के कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ 70 से 75 वाले को बॉर्डर लाइन या फिर फिजिबल माइंडेड के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, और यहाँ 25 से 50 के बीच वाले को इम्बिसाइल्स में रखा गया है। और यहाँ 70 के नीचे जो होता है वो मेंटल डिफेक्टिव बताया गया है। और यहाँ 0 से 25 वाले को जो है इडियट्स के रूप में बताया गया है। अगला हेडिंग है रूरल सोशियोलॉजी, जिसे हम ग्रामीण समाजशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। द टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय अगस्ट काम्टे फ्रॉम 2 लैटिन ग्रीक वर्ड्स। यानी कि अगस्ट काम्टे नामक साइंटिस्ट के द्वारा रूरल सोशियोलॉजी यानी कि अगस्ट काम्टे साइंटिस्ट के द्वारा सर्वप्रथम सोशियोलॉजी टर्म को दिया गया था। और सोशियोलॉजी एक प्रकार का लैटिन ग्रीक वर्ड होता है, यानी कि सोशियोलॉजी जो होता है वो लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड होता है। इसी तरह पोमोलॉजी भी आपका लैटिन
प्लस ग्रीक वर्ड होता है। लैटिन वर्ड इसमें सोशियस होता है जिसका मतलब होता है कंपेनियन, एंड ग्रीक वर्ड में आपका लोगोस आता है जिसका मतलब होता है स्पीच। फिर से इसमें लैटिन वर्ड में आपका सोशियस आता है, सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन, एंड ग्रीक वर्ड में लोगोस आता है जिसका मतलब होता है स्पीच। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, इट स्टडी द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ रूरल पीपल। यानी कि सोशियोलॉजी जो होता है वो मानव के रिलेशनशिप का एक विज्ञान होता है, यानी कि यानी सोशियोलॉजी जो होता है वो ह्यूमन के रिलेशनशिप का एक विज्ञान होता है, जिसके अंतर्गत क्या स्टडी किया जाता है तो रूरल पीपल यानी कि ग्रामीण लोगों के या फिर रूरल पीपल के एटीट्यूड और उसके बिहेवियर के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, अगस्ट काम्टे रिफर्ड टू एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है तो सोशियोलॉजी का पिता जो था वो अगस्ट काम्टे को ही कहा जाता है। द रूरल सोशियोलॉजी इज ए सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि जो रूरल सोसाइटी होता है यह सेल्फ सफिशिएंट होता है, यानी कि अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, यानी अपने आप में ही पूरा रहता है। फिर से द रूरल सोसाइटी इज सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि जो रूरल या फिर ग्रामीण जो सोसाइटी होती है यह सेल्फ सफिशिएंट के अंतर्गत आती है। द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन रूरल सोसाइटी इज कॉल्ड फैमिली, यानी कि रूरल सोसाइटी के प्रोडक्शन के यूनिट को क्या कहा जाता है तो फैमिली कहा जाता है। फिर से द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन रूरल सोसाइटी, यानी रूरल सोसाइटी में जिस भी यूनिट का प्रोडक्शन होता है उसी को हम फैमिली के नाम से जानते हैं। फिर से रूरल सोसाइटी में यूनिट के प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है तो द यूनिट प्रोडक्शन इन रूरल सोसाइटी, यानी रूरल सोसाइटी में यूनिट के प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है तो रूरल सोसाइटी में एक यूनिट प्रोडक्शन को हम फैमिली के रूप से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग क्या है तो अगला हेडिंग है सोशल कंट्रोल्स। अगला हेडिंग है सोशल कंट्रोल्स, यानी कि सामाजिक जो रेगुलेशंस है या फिर जो कंट्रोल्स है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। सोशल कंट्रोल्स इज द पैटर्न ऑफ इन्फ्लुएंस द सोसाइटी एक्सर्टेड ऑन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप टू मेंटेन ऑर्डर एंड इस्टेब्लिश रूल्स इन द सोसाइटी, यानी कि सोशल कंट्रोल्स जो होता है एक प्रकार का पैटर्न होता है जो कि सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, वो भी व्यक्तिगत तरीके से, एंड ग्रुप टू मेंटेन ऑर्डर, और यह ऑर्डर को मेंटेन यानी कि यह ग्रुप के ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता है, एंड इस्टेब्लिश रूल्स इन द सोसाइटी, और यह सोसाइटी में रूल्स को इस्टेब्लिश करने का भी काम करता है। इसके अंतर्गत क्या आता है तो सोशल कंट्रोल्स में, सोशल कंट्रोल के अंतर्गत क्या क्या आता है तो सोशल कंट्रोल के अंतर्गत क्या क्या आता है तो सोशल कंट्रोल के अंतर्गत फोकवे आता है, मोर्स आता है, ठीक, मोर्स आता है, नॉर्म्स आता है, लॉज आता है, यानी 4 प्रकार के आते हैं। सोशल कंट्रोल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो सोशल कंट्रोल में 4 हमें हेडिंग देखने को मिलता है, यानी कि सोशल कंट्रोल के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलता है तो सोशल कंट्रोल के अंतर्गत हमें फोकवे देखने को मिलता है, मोर्स देखने को मिलता है, नॉर्म्स देखने को मिलता है, लॉ देखने को मिलता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में तो फोकवे के बारे में। डिस्कस अबाउट फोकवे क्या होता है, व्हाट डू यू मीन फोकवे, सिंपल वर्ड में इसमें दिया होगा एकदम। फोकवे, दीज आर द इनफॉर्मल रूल्स ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन हैबिट, यानी कि यह हैबिट पर आधारित यानी कि जो फोकवे होता है यह हैबिट या फिर आदतों पर आधारित इनफॉर्मल रूल्स का बिहेवियर होता है। फिर से फोकवे क्या होता है, देज आर द इनफॉर्मल रूल्स ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन हैबिट, यानी कि हैबिट पर आधारित यह इनफॉर्मल रूल्स का बिहेवियर होता है, यानी कि यह क्या होता है तो हैबिट पर आधारित इनफॉर्मल रूल्स का यह बिहेवियर होता है। एंड ट्रेडिशन, यानी कि यह क्या होता है तो यह हैबिट एंड ट्रेडिशन पर आधारित, यानी कि जो फोकवे होता है यह हैबिट एंड ट्रेडिशन पे आधारित किसी इनफॉर्मल रूल्स का बिहेवियर होता है। देज आर अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ बिहेवियर फॉर स्पेसिफिक सिचुएशंस, यानी कि ये जो देज आर अप्रूव्ड यानी फोकवे जो होता है वो किसको अप्रूव्ड करता है तो यह बिहेवियर फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी कि एक विशिष्ट इस सिचुएशन के लिए या फिर एक विशिष्ट सिचुएशंस के लिए बिहेवियर को बनाने के लिए अप्रूवल का काम करता है फोकवे। फिर से देज आर अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ बिहेवियर फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के बिहेवियर को बनाने का अप्रूवल कौन देता है तो ये फोकवे ही देता है। इसके अंतर्गत क्या आता है तो गुड मैनर्स जो होता है वो फोकवे के अंतर्गत आता है। जो गुड मैनर्स होता है यानी कि अच्छे जो मैनर्स होते हैं या फिर अच्छी जो आदतें होती हैं वो फोकवे के अंतर्गत आता है। ग्रीटिंग अदर्स, यानी कि लोगों से बना के रखना, यानी ग्रीटिंग अदर्स यानी अन्य लोगों से अपने आप को बना के रखना, ये भी आपका फोकवे के अंतर्गत ही आता है। दूसरे नंबर पे आता है मोरल्स, देज आर सोशली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो मोरल्स होते हैं यानी कि
लोग कहते हैं कि भाई हम अपना मोरल चेंज कर सकते हैं, ठीक, हमारा मोरल्स जो है हम उसी आधार पे रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि देज आर सोशली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेवियर, यानी कि मोरल्स जो होते हैं वो सामाजिक तौर पर पहले से ही इस बिहेवियर को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। विच डू इन्वॉल्व मोरल स्टैंडर्ड्स, जो कि मोरल यानी कि जो कि विच डू इन्वॉल्व मोरल स्टैंडर्ड, जो कि हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स में पहले से ही शामिल कर लिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर होनेस्टी, यानी कि होनेस्ट होना बहुत ही होनेस्ट होना भी आपका मोरल्स होता है। मोनोगैमी भी आपका मोरल्स के अंतर्गत आता है। और इसके बाद सैल्यूटिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति को देखकर, यानी नेशनल झंडा यानी कि नेशनल फ्लैग पर सैल्यूट करना, यानी कि जब नेशनल फ्लैग नीचे की तरफ झुकता है तो उस समय सैल्यूट करना भी एक प्रकार का मोरल्स है। और मोनोगैमी भी आपका मोरल्स के अंतर्गत आता है। होनेस्टी भी आपका, होनेस्ट होना भी आपका मोरल्स के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट दिया है नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? तो नॉर्म्स आर द इस्टेब्लिश्ड बिहेवियर पैटर्न फॉर द मेंबर्स ऑफ ए सोशल सिस्टम, यानी कि सोशल सिस्टम के व्यक्तियों के द्वारा जो बिहेवियर पैटर्न इस्टेब्लिश कर दिया गया है उसी को नॉर्म्स के नाम से जानते हैं, नॉर्म्स, ठीक। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? तो नॉर्म्स का मतलब होता है नॉर्म्स आर द इस्टेब्लिश्ड बिहेवियर पैटर्न फॉर द मेंबर्स ऑफ ए सोशल सिस्टम, यानी कि किसी सामाजिक तंत्र में, यानी किसी सामाजिक तंत्र में, यानी किसी सामाजिक, यानी कि एक सामाजिक तंत्र के मेंबर के लिए, यानी कि एक सामाजिक तंत्र के मेंबर के लिए जो बिहेवियर पैटर्न इस्टेब्लिश कर दिया गया है उसी को नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। नॉर्म्स आर द जनरल रूल्स, यानी कि नॉर्म्स एक प्रकार से जो होता है वो रूल रेगुलेशन होता है, यानी कि एक समानता, यानी नॉर्म्स जो होता है एक प्रकार का जनरल रूल्स होता है। दैट गवर्न आर रेगुलेट सोशल एक्शंस, जो कि सामाजिक कार्यों को रेगुलेट करने का काम करता है या फिर सामाजिक कार्यों को या फिर सामाजिक कार्य को यह गवर्न करने का काम करता है। चौथे नंबर पे है ला। ला का मतलब होता है नियम। ला का मतलब होता है नियम। लाज एक्ट एज कंट्रोल, यानी कि ला जो होता है एक प्रकार से कंट्रोल के रूप में काम करता है। विच फार्मली डिफाइंड राइट, यानी कि इसको अगर हम अच्छी तरह से डिफाइन करें तो यह एक प्रकार का राइट एंड ऑब्लिगेशन होता है, ठीक, सोसाइटी में, यानी कि सोसाइटी में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है, किसको? लॉ को। और यह किसी भी कंट्रोल को करने के लिए नियम के रूप में बनाया जाता है, यानी कि कंट्रोल करने के लिए, यानी कि फार्मली डिफाइंड, यानी कि यह एक प्रकार का कंट्रोल की तरह काम करने वाला नियम होता है सोसाइटी। जैसे इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ फॉर प्रोहिबिटिंग चाइल्ड लेबर, यानी कि चाइल्ड लेबर यानी कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी हम बच्चे से यदि लेबर यानी कि उससे से काम करवाते हैं तो यह नियम बताता है कि फिर से इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज फॉर, ठीक, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज फॉर प्रोहिबिटिंग चाइल्ड लेबर या फिर डाउरी यानी कि दोहरी और चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट यानी कि मना करने के लिए यह लॉ जो होता है वो इन्फोर्समेंट करता है या फिर बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट फैमिली। फैमिली का मतलब क्या होता है? तो फैमिली का मतलब होता है फैमिली इज ए ग्रुप डिफाइंड एज ए सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड इंड्यूरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशंस एंड ऑन ब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि फैमिली क्या होता है? तो फैमिली एक प्रकार का समूह होता है, यानी कि फैमिली जो होता है वो एक प्रकार का समूह होता है। डिफाइंड बाई ए सेक्स रिलेशनशिप, यानी कि यह एक सेक्स रिलेशनशिप के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है, यानी कि फैमिली जो होता है एक प्रकार का समूह होता है, यानी कि फैमिली जो होता है एक प्रकार का समूह होता है जो कि एक सेक्स रिलेशनशिप के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड इंड्यूरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अनब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रेंस, जो कि हो गया है, ऐसे ही पढ़ लो भाई। फैमिली एक प्रकार का समूह होता है जो कि जिसके अंतर्गत जो होता है सेक्स रिलेशनशिप जो होता है वो सफिशिएंटली प्रिसाइज करता है, किसको प्रिसाइज करता है, एंड इंड्यूरिंग टू प्रोवाइड द प्रोक्रिएशन, और यह प्रोक्रिएशन को प्रोवाइड करने का काम करता है, एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रेंस, और इसी फैमिली के द्वारा चिल्ड्रेंस का जो है जन्म होता है, यानी कि इसी फैमिली के द्वारा चिल्ड्रेन का जन्म होता है। फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो फैमिली होता है यह एक सोसाइटी का एक इकाई होता है, यानी कि आधारभूत इकाई होता है, यानी कि जो यानी कि फैमिली जो होता है वो किसी भी सोसाइटी का, यानी कि फैमिली जो होता है वो किसी भी सोसाइटी का एक आधारभूत इकाई होता है।
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ फैमिली की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फैमिली में निम्नलिखित कितने प्रकार का फैमिली दिया गया है, तो बहुत सारे फैमिली दिए गए हैं भाई, देख लेते हैं इसके बारे में कौन कौन सा फैमिली है। तो फैमिली के अंतर्गत, ठीक, फैमिली के प्रकार के देख लेते हैं। तो फैमिली का कौन कौन सा प्रकार दिया गया है इसमें। तो फैमिली के प्रकार में पहले नेम देख लेते हैं। तो नेम में क्या दिया है, तो पहले नंबर पे आता है न्यूक्लियर फैमिली, दूसरे नंबर पे आता है ज्वाइंट फैमिली, तीसरे नंबर पे आपका पॉलीजीनी फैमिली आता है, चौथे नंबर पे पॉलीएंड्री फैमिली आता है, पाँचवें नंबर पे पैट्रीआर्कल फैमिली आता है, छठवें नंबर पे मैट्रीआर्कल फैमिली आता है। फिर इसके बाद सातवें नंबर पे क्या दिया है, तो सातवें नंबर पे दिया है पैट्रीलाइनियन फैमिली। फिर आठवें नंबर पे मैट्रीलाइनियन फैमिली आता है। फिर उसके बाद 9वें नंबर पे पैट्रीलोकल फैमिली आता है। फिर 10वें नंबर पे मैट्रीलोकल फैमिली आता है। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। पहले नंबर का फैमिली कौन सा है, तो फर्स्ट फैमिली इज टाइप्स ऑफ फैमिली, यानी कि पहले नंबर का जो फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी फैमिली, यानी कि हम न्यूक्लियर फैमिली को ही प्राइमरी फैमिली के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसी को हम कॉन्जुगेटेड फैमिली के नाम से भी जानते हैं। कॉन्जुगेटेड का मतलब संयुक्त परिवार। जब संयुक्त परिवार होता है, यानी कि जब पूरा परिवार एक में ही रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसी को हम न्यूक्लियर फैमिली के नाम से जानते हैं। इंक्लूड हस्बैंड, यानी कि इसके अंतर्गत हस्बैंड को इंक्लूड किया जाता है, वाइफ को इंक्लूड किया जाता है, एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रेन, और उसके अंतर्गत जो अनमैरिड चिल्ड्रन है वो भी इसी में ऐड किया जाता है। एंड शेयर ए हाई डिग्री ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग, और इन सभी के बीच में जो सबसे ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग होता है, इसी को हम न्यूक्लियर फैमिली के नाम से जानते हैं। फिर से न्यूक्लियर फैमिली में क्या क्या आता है, तो न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड का होना जरूरी है, वाइफ का होना जरूरी है, फिर उसके बाद जो अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, और इन सभी के बीच में बहुत ही हाई डिग्री का इमोशनल बॉन्डिंग होना चाहिए, तो इसी को हम न्यूक्लियर फैमिली के नाम से जानते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली को हम प्राइमरी फैमिली के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसी को हम संयुक्त परिवार के रूप में भी जानते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली आल्सो नोन एज कॉन्सेंगुइनियल फैमिली, यानी कि ज्वाइंट फैमिली को किस नाम से जाना जाता है, तो ज्वाइंट फैमिली को ही कॉन्सेंगुइनियल फैमिली के नाम से जाना जाता है। फिर से ज्वाइंट फैमिली को किस नाम से जाना जाता है, तो ज्वाइंट फैमिली को जो होता है वो कॉन्सेंगुइनियल फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। लिविंग टुगेदर मोर देन वन प्राइमरी फैमिली, यानी कि जब एक से अधिक प्राइमरी फैमिली एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उसी को हम ज्वाइंट फैमिली के नाम से जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशनशिप एंड कॉमन रेसिडेंस, यानी कि कॉमन आवास, यानी कि साधारण आवास, यानी कि एक कॉमन आवास होने के कारण और ब्लड का रिलेशनशिप होने के आधार पर जो प्राइमरी फैमिली, यानी कि एक प्राइमरी फैमिली की अपेक्षा बहुत सारे फैमिली जब एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं, तो इस प्रकार की फैमिली को हम ज्वाइंट फैमिली के नाम से जानते हैं। देख लेते हैं फिर से, तो आल्सो नोन एज कॉन्सेंगुइनियल फैमिली, यानी कि हम ज्वाइंट फैमिली को कॉन्सेंगुइनियल फैमिली के नाम से भी जानते हैं। लिविंग टुगेदर मोर देन वन प्राइमरी फैमिली, यानी कि इसके अंतर्गत क्या होते हैं, तो एक से अधिक फैमिली जो होते हैं वह एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत लिविंग टुगेदर मोर देन वन प्राइमरी फैमिली, यानी कि इसके अंतर्गत एक प्राइमरी फैमिली की अपेक्षा, ठीक, लिविंग टुगेदर मोर देन वन प्राइमरी फैमिली, यानी कि एक प्राइमरी फैमिली से ज़्यादा जब फैमिली, यानी कि एक प्राइमरी फैमिली से ज़्यादा लोग जब इसमें रहकर एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं, तो उसी को ज्वाइंट फैमिली करते हैं। फिर से लिविंग टुगेदर मोर देन वन प्राइमरी फैमिली, यानी कि जब एक प्राइमरी फैमिली की अपेक्षा, यानी प्राइमरी फैमिली से ज़्यादा, यानी कि एक प्राइमरी फैमिली से जब ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उसी को हम ज्वाइंट फैमिली के नाम से जानते हैं। और यह किसके आधार पर बनाया जाता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशनशिप एंड कॉमन रेजिडेंस, यानी कि जो ज्वाइंट फैमिली होता है यह ब्लड रिलेशंस के आधार पर हो सकता है और कॉमन रेजिडेंस के आधार पर हो सकता है। नेक्स्ट है चौथे नंबर की फैमिली का क्या नाम है, तो चौथे नंबर का फैमिली है पॉलीजीनी फैमिली। पॉलीजीनी फैमिली का मतलब क्या होता है, तो पॉलीजीनी का फैमिली का मतलब होता है वेयर ए मैन मैरिज मोर देन वन वाइफ, यानी कि जब कोई व्यक्ति एक से अधिक या किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक वाइफ होती है, तो उसी को हम पॉलीजीनी फैमिली के नाम से जानते हैं। फिर से पॉलीजीनी फैमिली का मतलब क्या होता है, वेयर ए मैन मैरिज मोर देन वन वाइफ, यानी कि जब किसी आदमी के पास एक से अधिक बीवी होती है, तो उसे हम पॉलीजीनी फैमिली के नाम से जानते हैं। वो तो प्रोटोएंडी एंड प्रोटोगाइनी वाला कंडीशन हो गया। तो चौथे नंबर पे है पॉलीएंड्री फैमिली, यानी पॉलीएंड्री फैमिली का मतलब वेयर ए वुमेन इज मैरिड
टू मोर देन वन हस्बैंड, यानी कि जब किसी महिला के पास एक से अधिक पति होते हैं तो उसे हम पॉलीएंड्री फैमिली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पैट्रियार्कल फैमिली का मतलब क्या होता है, तो पैट्रियार्कल फैमिली का मतलब होता है मेल इज कंसीडर्ड द हेड एंड होल्ड ऑल पावर, यानी कि जब मतलब कि मेल इज कंसीडर्ड द हेड, यानी कि पैट्रियार्कल फैमिली का मतलब यही होता है कि जब मेल गार्जियन होता है, यानी कि जब मेल को गार्जियन बनाया जाता है, यानी कि पैट्रियार्कल फैमिली के अंतर्गत क्या होता है, तो पैट्रियार्कल फैमिली के अंतर्गत यह होता है कि जब घर का मालिक आदमी होता है, ठीक, और उसके पास पूरी तरह की पावर होती है तो उसी को हम पैट्रियार्कल फैमिली के नाम से जानते हैं। जबकि मैट्रियार्कल फैमिली का मतलब क्या होता है, वेयर हेड विल बी द फीमेल मेंबर, यानी कि जब घर का मालकिनी केवल औरत होती है, यानी कि जब घर का मालिक या फिर घर का जो यानी घर का मालिक जब महिला होती है और उसके पास पूरा आर्डर रहता है या फिर उसके पास पूरा पावर रहता है तो उसी को हम मैट्रियार्कल फैमिली के नाम से जानते हैं। 7वें नंबर की फैमिली है पैट्रिलाइनियल फैमिली, यानी पैट्रिलाइनियन फैमिली वेयर डिटर्मिनेशन ऑफ डेसेंट एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस टेक प्लेस एलोंग द मेल लाइन, यानी कि फिर से पैट्रिलाइनियल फैमिली का मतलब क्या होता है, वेयर यानी जहाँ पर डिसेंट एंड प्रॉपर्टी का डिटर्मिनेशंस इनहेरिटेंस के आधार पर, यानी कि वंशज के आधार पर मेल लाइन के बीच में होता है तो उसी को हम पैट्रिलाइनियल फैमिली के नाम से जानते हैं। फिर दूसरे नंबर पे क्या दिया है, तो 8वें नंबर की जो फैमिली है उसका नाम है 8वें नंबर का फैमिली है मैट्रिलाइनियल फैमिली वेयर डिटर्मिनेशन ऑफ डिसेंट एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस एलॉन्ग द फीमेल लाइन, यानी कि फिर से गलत, पहले नंबर पे मेल लाइन से संबंधित है, मेन टॉपिक पकड़ो। तो 7वें नंबर पे क्या दिया है, तो पैट्रिलाइनियल फैमिली का मतलब होता है वेयर डिटर्मिनेशन ऑफ डेसेंट एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस एलॉन्ग द मेल लाइन, यानी कि जब डेसेंट या फिर प्रॉपर्टी का डिटर्मिनेशन जो होता है वो मेल लाइन से संबंधित, यानी कि जब डेसेंट एंड प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस, यानी कि जब डिसेंट एंड प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस का डिटर्मिनेशन मेल लाइन के आधार पर किया जाता है, ठीक, मेल लाइन के आधार पर किया जाता है तो उसी को हम पैट्रिलाइनियल फैमिली के नाम से जानते हैं। जबकि 8वें नंबर का पॉइंट है मैट्रिलाइनियल फैमिली, यानी मैट्रिलाइनियल फैमिली का मतलब क्या होता है, वेयर डिटर्मिनेशन ऑफ डिसेंट एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस टेक प्लेस एलॉन्ग द फीमेल लाइन, यानी कि जब डिसेंट एंड प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस का डिटर्मिनेशन जो होता है फीमेल लाइन के आधार पर किया जाता है तो उसी को हम मैट्रिलाइनियल फैमिली के नाम से जानते हैं। 9वें नंबर पे दिया है पैट्रिलोकल फैमिली, यानी पैट्रिलोकल फैमिली का मतलब क्या होता है, तो वेयर वाइफ गोज टू लाइव द फैमिली ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि वेयर जहाँ पर वाइफ गोज टू लाइव द फैमिली ऑफ हर हस्बैंड तो उसी को हम पैट्रिलोकल फैमिली के नाम से जानते हैं। 10वें नंबर पर क्या दिया, तो मैट्रिलोकल फैमिली, यानी कि मैट्रिलोकल फैमिली वेयर द मैरिड कपल्स एंड देयर चिल्ड्रंस आर लाइव विथ द वाइफ फैमिली विथ द वाइफ्स फैमिली दैट इज कॉल्ड मैट्रिलोकल फैमिली, यानी कि पैट्रिलोकल फैमिली का मतलब क्या होता है, तो 9वें नंबर पे जो पैट्रिलोकल फैमिली का मतलब क्या होता है, वेयर वाइफ गोज टू लाइव द फैमिली ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि जहाँ पर महिला अपने हस्बैंड के साथ फैमिली में रहती है, यानी कि जहाँ पर महिला अपने वेयर वाइफ गोज टू लाइव द फैमिली ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि जहाँ पर महिला अपने हस्बैंड के साथ फैमिली में अपना जीवन व्यतीत करती है उसी को हम पैट्रिलोकल फैमिली के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर दिया है मैट्रिलोकल फैमिली वेयर द मैरिड कपल, यानी कि जहाँ पर मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रंस और उसके बच्चे, ठीक, वाइफ फैमिली, यानी कि वाइफ फैमिली के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत सही। पैट्रिलोकल फैमिली का मतलब पैट्रिलोकल फैमिली का मतलब यह है कि अपने ससुराल में जब औरत, यानी कि औरत जब अपने ससुराल में अपने फैमिली के साथ रहती है, यानी कि जब औरत ससुराल में अपने हस्बैंड के फैमिली के साथ रहती है तो उसी को हम पैट्रिलोकल फैमिली के नाम से जानते हैं। और जब मैरिड कपल, यानी कि जब मैरिड कपल या फिर जब औरत अपने मायके घर अपने पति और बच्चे के साथ रहती है तो उसी को हम मैट्रिलोकल फैमिली के नाम से जानते हैं। हो गया कंप्लीट।
नेक्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अगला हेडिंग है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि अगला हेडिंग कौन सा दिया है, तो अगला हेडिंग दिया है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंतर्गत कास्ट आता है, सोशल क्लास आता है, ठीक, सोशल क्लास आता है, और इसके बाद क्या दिया है, तो फिर इसके बाद हो गया, ठीक। तो हम बात करते हैं सोशल, यानी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंतर्गत क्या आता है। अगला हेडिंग है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो कास्ट के रूप में होता है, दूसरा जो होता है सोशल क्लास के रूप में होता है। कास्ट का मतलब क्या होता है, एक कास्ट इज सोशल कैटेगरी, यानी कि एक प्रकार का जो यानी कि कास्ट जो होता है वो एक प्रकार का सामाजिक कैटेगरी होता है, यानी कि समाज के द्वारा किया गया कैटेगरी का बंटवारा होता है, ठीक। होज मेंबर आर असाइंड ए परमानेंट स्टेटस विद इन ए गिवन सोशल hierarchy and whose contexts are restricted accordingly। लंडरबर्ग एग्जाम्पल ब्राह्मण क्षत्रिय, ठीक, ब्राह्मण क्षत्रिय एट्सेट्रा, यानी कि कास्ट जो होता है एक प्रकार का सोशल कैटेगरी होता है जहाँ पर लोग एक असाइंड या परमानेंट उनको जो है एक स्टेटस दे दिया जाता है, यानी कि जहाँ पर लोगों को एक परमानेंट स्टेटस दे दिया जाता है, कहाँ पर, तो सोशल हायरार्की में, यानी कि सामाजिक नीतिगत के तहत। होज कंटेक्ट आर रिस्ट्रिक्टेड, और वहाँ पर कंटेक्ट को जो है रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ठीक। लंडरबर्ग जिसे कहते हैं, ठीक। और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय का कैटेगरी होता है, ठीक। नेक्स्ट है कास्ट इज द मोस्ट रिजिड एंड डिटरमाइंड ओनली बाय बर्थ, यानी कि जो कास्ट होता है यह सर्वाधिक रिजिड होता है, यानी कि कास्ट जो होता है वो सर्वाधिक रिजिड होता है, और यह बर्थ के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है, केवल बर्थ के आधार पर ही जो कास्ट होता है वो उसको निर्धारित किया जाता है। फिर से कास्ट इज मोस्ट रिजिड, यानी कि कास्ट जो होता है वो सर्वाधिक रिजिड होता है, और यह केवल बर्थ के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। दूसरे नंबर पे क्या दिया है, तो दूसरे नंबर पे दिया है सोशल क्लास। दूसरे नंबर पे क्या दिया है, तो दूसरे नंबर पे दिया है सोशल क्लास। द टर्म सोशल क्लास मीन्स ए मेंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सेम सोसाइटी होज इकोनॉमिक स्टेटस इज सिमिलर एग्जाम्पल रिच एंड पुअर, यानी कि सोशल क्लास का मतलब क्या होता है, तो सामाजिक वर्गीकरण, यानी सामाजिक वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, तो द टर्म सोशल क्लास मीन्स ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि इन द सेम सोसाइटी, यानी कि एक ही सोसाइटी में होज इकोनॉमिक स्टेटस इज सिमिलर, ठीक। यानी कि द टर्म सोशल क्लास मीन्स, यानी सोशल क्लास टर्म का मतलब क्या होता है, ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए सेम सोसाइटी, यानी कि एक ही सेम सोसाइटी में, यानी कि जब सेम सोसाइटी में इंडिविजुअल्स की संख्या, यानी कि वह इंडिविजुअल्स जो एक ही सोसाइटी में इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर अलग अलग होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। यहाँ सिमिलर दिया गया लेकिन डिसिमिलर होगा, यानी कि एक ही सोसाइटी में जब अलग अलग तरह के इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग पाए जाते हैं तो इस प्रकार के लोगों को ही हम सोशल क्लास के नाम से जानते हैं। इसमें आपका जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रिच हो गया और पुअर हो गया, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला हेडिंग है सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, तो अगला हेडिंग है सामाजिक समूह। ग्रुप इज ए यूनिट ऑफ टू आर मोर पीपल्स इन रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शंस विथ ईच अदर, यानी कि जो ग्रुप होता है यह एक यूनिट होता है दो या दो से अधिक लोगों का, जो कि रेसिप्रोकल कम्युनिकेशंस और इंटरेक्शंस, जिसमें रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन देखने को मिलता है एंड प्रत्येक व्यक्ति के बीच में जो है इंटरेक्शंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के कितने प्रकार के होते हैं, तो ग्रुप्स के प्रकार, डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ग्रुप। 5 भागों में इसको बांटा गया, यानी कि टाइप्स ऑफ ग्रुप कितने प्रकार का होता है, तो टाइप्स ऑफ ग्रुप जो था वो 5 प्रकार का होता है। पहले नंबर पे दिया है प्राइमरी ग्रुप, दूसरे नंबर पे दिया है सेकेंडरी ग्रुप, तीसरे नंबर पे दिया है फॉर्मल ग्रुप, चौथे नंबर पे दिया है इनफॉर्मल ग्रुप एंड 5वें नंबर पे दिया है वॉलंटरी ग्रुप। तो हम बात करते हैं पहले नंबर का, तो पहले नंबर पे क्या है, तो पहले नंबर पे दिए हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप, यानी पहले नंबर पे क्या दिया है, तो पहले नंबर पे दिया है टाइप्स ऑफ ग्रुप। तो इसमें पहले नंबर पे आता है प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप का मतलब क्या होता है, डिस्कस अबाउट प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप का मतलब क्या होता है, तो प्राइमरी ग्रुप का मतलब होता है रिफर्स टू दोज पर्सनल रिलेशंस दैट आर डिफरेंट फेस टू फेस, रिलेटिवली परमानेंट एंड अल्टीमेट
generally small in size, mostly less than 20 to 30 peoples are members. एग्जाम्पल फैमिली हो गया, ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड्स हो गया, ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड्स। यानी कि प्राइमरी ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, तो प्राइमरी ग्रुप्स का मतलब होता है रिफर्स टू दोज पर्सनल रिलेशंस दैट आर डायरेक्ट। यानी कि जब लोगों के बीच में यानी कि वह पर्सनल रिलेशंस जो कि डायरेक्ट हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, रिलेटिवली परमानेंट हो सकता है, या फिर अल्टीमेट हो सकता है, जनरली स्मॉल साइज। यानी कि जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो सामान्यतः स्मॉल साइज में देखने को मिलता है। मोस्टली लेस देन 20 to 30%, यानी कि इसमें लगभग जो होते हैं वो यानी कि सर्वाधिक रूप से इस यानी कि प्राइमरी ग्रुप्स में 20 से 30 पर्सन्स के मेंबर ही देखने को मिलते हैं, यानी कि 20 से 30 पर्सन वाले मेंबर्स ही देखने को मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पे क्या होता है, तो प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आपका फैमिली आता है और ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड, यानी कि जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनके समूह इस प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पर क्या दिया है, तो दूसरे नंबर पर सेकेंडरी ग्रुप दिया है। व्हाट डू यू मीन सेकेंडरी ग्रुप? सेकेंडरी ग्रुप का मतलब क्या होता है, तो सेकेंडरी ग्रुप का मतलब होता है रिलेटिवली लार्ज इन साइज कंपोज्ड ऑफ इनडायरेक्ट। यानी कि जो सेकेंडरी ग्रुप होता है यह इनका साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। यानी कि सेकेंडरी ग्रुप्स जो होता है यह सामान्यतः लार्ज साइज को होते हैं जो कि इनडायरेक्ट तरीके से बने होते हैं एंड गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप। और इनके बीच में जो है कैसा रिलेशनशिप होता है, तो गोल से संबंधित रिलेशनशिप होता है। विच आर ऑफन टेम्परेरी, यानी कि यह एक प्रकार का ऑफन टेम्परेरी ग्रुप होता है। ठीक, और एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट इन ए क्लासरूम, यानी कि जब किसी क्लासरूम में स्टूडेंट यानी कि क्लासरूम में जो स्टूडेंट होते हैं वो सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं और इनका कुछ मुख्य मकसद होता है। ठीक, यह इनका रिलेशनशिप जो होता है वो किसी गोल को पाने से संबंधित होता है। तो क्लासरूम में जो स्टूडेंट होते हैं वो सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ऑफिस में जो एम्प्लॉय होते हैं ये भी काम करते हैं तो ये भी सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। एंड पॉलिटिकल पार्टी भी जो होती है वो भी आपका सेकेंडरी ग्रुप में आता है। और जितने भी क्लब्स होते हैं वो भी सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट है, तीसरे नंबर पे आता है फॉर्मल ग्रुप। इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन हायरार्कियल स्ट्रक्चर, यानी कि जो फॉर्मल ग्रुप होता है यह ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होता है। यानी कि जो फॉर्मल ग्रुप होता है वो एक प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड होता है जिसमें हायरार्कियल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है विथ डिजाइनेटेड टास्क रिलेटेड। यानी कि यह जो होता है टास्क रिलेटेड होता है, यानी कि यह टास्क से रिलेटेड बना होता है। टू इट्स फंक्शन, यानी कि इसका फंक्शन जो होता है यानी कि इसका जो कार्य होता है वो किसी टास्क से संबंधित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका पंचायत जो होता है वो फॉर्मल ग्रुप के अंतर्गत आता है। रजिस्टर्ड सोसाइटी जो होती है वो भी फॉर्मल ग्रुप के अंतर्गत आती है। कमेटी भी आपकी फॉर्मल ग्रुप के अंतर्गत आती है। एंड टास्क फोर्स जो होता है वो टास्क फोर्स जो होता है या फिर टास्क फोर्स जो होता है वो भी फॉर्मल ग्रुप के अंतर्गत आता है। चौथे नंबर पे दिया है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन इनफॉर्मल ग्रुप? दीज आर नॉट फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि इनफॉर्मल जो होता है इसको फॉर्मली तरीके से नहीं ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर नॉट रिजिडली इन्फोर्स, और इसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं या फिर जो प्रोसीजर होते हैं यह बहुत ही रिजिडली इन्फोर्स्ड नहीं किए जाते, यानी कि इसमें रिजिडली इन्फोर्स्ड नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लेग्राउंड जो होता है वो इनफॉर्मल ग्रुप के अंतर्गत आता है। फ्रेंडशिप ग्रुप जो होता है वो भी इनफॉर्मल ग्रुप के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। 5वें नंबर पे आता है वॉलंटरी ग्रुप, यानी कि अपनी इच्छा से बनाया गया समूह। तो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि अपने साधारण इच्छा के तौर पर बनाया गया समूह ही आपका वॉलंटरी ग्रुप कहलाता है। हु इंटर इनटू ए एग्रीमेंट, यानी कि हु इंटर इनटू एन एग्रीमेंट, और यह जो होता है वो इन एक एग्रीमेंट के अंतर्गत ही, यानी कि हु इंटर इनटू एन एग्रीमेंट यूजुअली ए वॉलंटियर्स, यानी कि वॉलंटियर्स जो होते हैं यानी कि जो भी समानता वॉलंटियर्स जो होता है वो वॉलंटरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अपनी इच्छा, यानी कि इसमें क्या होता है कि अपनी इच्छा से जो है लोग किसी एग्रीमेंट में जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। टू फॉर्म ए ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से किसी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाते हैं और टू अकम्प्लिश ए पर्पज, जिसका एक उद्देश्य होता है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके अंतर्गत आता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है वो वॉलंटरी ग्रुप के अंतर्गत आता है। यूथ क्लब भी आपका वॉलंटरी ग्रुप के अंतर्गत आता है। अगला हेडिंग है डिस्कस अबाउट कल्चर। अगले नंबर पे क्या दिया है, तो अगले नंबर पे कल्चर के बारे में डिस्कस किया गया है। तो देख ही लेते हैं कल्चर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन कल्चर? कल्चर से क्या तात्पर्य होता है, तो कल्चर क्या होता है भाई,
कल्चर का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। कल्चर क्या होता है? इट इज़ लर्नड बिहेवियर, यानी कि जो कल्चर होता है यह लर्न पर आधारित बिहेवियर होता है। विच हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू पैटर्न्स, जो कि एक पैटर्न्स के आधार पर बनाया गया समूह होता है। विच हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू पैटर्न्स, यानी कि इसको जो है ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में, यानी कि जो कल्चर होता है यह ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में पाए जाने वाला बिहेवियर होता है। एंड इट शेयर्ड एंड ट्रांसमिटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, और जो कल्चर्स होते हैं, फिर से कल्चर क्या होता है? तो कल्चर एक प्रकार का सीखा हुआ बिहेवियर होता है, यानी कि लोगों से सीखा हुआ बिहेवियर ही कल्चर कहलाता है। विच हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू पैटर्न्स, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में बना होता है, ठीक, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न के रूप में पाया जाता है। एंड हीज शेयर्ड एंड ट्रांसमिटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, और जो सोसाइटी के प्रत्येक मेंबर्स के बीच में इसको शेयर और ट्रांसमिट किया जाता है, जो कि संस्कृति होता है। नेक्स्ट है कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ, यानी कि कल्चर जो होता है वो जीवन का एक आधार होता है, यानी कि कल्चर जो होता है वो जीवन का एक आधार होता है, जिसे हम कल्चर जो होता है, संस्कृति जो होती है वो जीवन का एक वे या फिर रास्ता होता है, या फिर जीवन का एक आधार होता है। मोड ऑफ थिंकिंग, यानी कि कल्चर जो होता है वो थिंकिंग का एक माध्यम होता है। और कल्चर जो होता है वो एक्टिंग एंड फीलिंग, यानी कि कल्चर जो होता है एक्टिंग एंड फीलिंग का भी एक माध्यम होता है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ कल्चर, यानी कि एलिमेंट, कल्चर के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो कल्चर के निम्नलिखित कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो इसमें 5 एलिमेंट्स बताए गए हैं, यानी कि कल्चर के कुल कितने एलिमेंट्स बताए गए हैं? तो इसमें कल्चर के जो है निम्नलिखित 5 एलिमेंट्स बताए गए हैं। कौन कौन सा है तो देख लेते हैं इसके बारे में एक बार, पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पहले नंबर पे कल्चर आता है बिलीफ, यानी कि पहला एलिमेंट होता है कल्चर का बिलीफ। दूसरे नंबर पे कल्चर का एलिमेंट होता है वैल्यू। तीसरे नंबर पे कल्चर का एलिमेंट होता है मोरल्स। फिर चौथे नंबर पे कल्चर का एलिमेंट्स होता है ताबूज। एंड 5वें नंबर पे कल्चर का जो कल्चर का एलिमेंट्स होता है वो कस्टम्स होता है। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे क्या दिया है? तो पहले नंबर पे दिया है बिलीफ। बिलीफ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन? बिलीफ का मतलब क्या होता है? बिलीफ। पहले नंबर पे क्या दिया है? तो पहले नंबर पे दिया है बिलीफ। बिलीफ का मतलब क्या होता है? बिलीफ्स आर द एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रोपोजिशन एज ट्रू इज एन इम्पोर्टेंस मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल्स, यानी कि बिलीफ क्या होता है? तो बिलीफ जो होता है एक एक्सेप्टेंस होता है, यानी कि बिलीफ आर द एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रोपोजिशन एज ट्रू इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी कि बिलीफ एक प्रकार का एक्सेप्टेंस होता है जो कि ट्रू प्रोपोर्शन, यानी कि जो कि ट्रू प्रोपोजिशंस के रूप में होता है। इज एन इम्पोर्टेंस मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी सोशल कंट्रोल्स में, यानी कि इसका मतलब होता है सोशल कंट्रोल्स में, यानी कि यह, यानी कि जो बिलीफ होता है यह, यानी कि जो विश्वास होता है यह सामाजिक नियंत्रण में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरे नंबर पर दिया है वैल्यूज। वैल्यूज रिगार्डेड एज इम्पॉर्टेंट रेटिंग विच पीपल अटैच टू थिंग्स, कंडीशंस एंड सरकमटेंस, यानी कि वैल्यू जो होता है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेटिंग होता है किसी भी व्यक्ति का, जो कि उसके चीज़ों से, यानी उसके थिंकिंग से, उसके कंडीशन से और उसके सरकमटेंस से जो होता है पूरी तरह से अटैच रहता है। तीसरे नंबर पर दिया मोरस। मोरस आर द those forms of actions which the group regarded as essential and right, ठीक। morals are the common way of acting which are definitely regarded as right and proper that the folk was the least to be degree of severity of punishment if violated, यानी कि morals के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है उसको पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक, पनिशमेंट दिया जाता है, बस इतना याद करो। तबूज का मतलब क्या होता है? तो तबूज का मतलब होता है तबूज आर ए टाइप ऑफ मोरस, यानी कि तबूज होता है एक प्रकार का मोरस का ही टाइप होता है, यानी कि तबूज जो होता है वो मोरस का ही एक प्रकार होता है। विच द सोसाइटी डज नॉट गिव कंसेंट, इसमें जो सोसाइटी का किसी भी प्रकार का कंसेंट नहीं देखने को मिलता है। तबूज रिफर टू निगेटिव एक्शंस, यानी कि तबूज जो होता है एक प्रकार का निगेटिव एक्शंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैरिज विथ इन द फैमिली एमंग हिंदूज इज ए तबू, यानी कि मैरिज विथ इन द फैमिली
एमंग हिंदू, यानी कि जब कोई व्यक्ति हिंदू, यानी कि जब कोई हिंदू व्यक्ति अपने हिंदू व्यक्ति के साथ ही मैरिज करता है या फिर शादी करता है तो उसी को हम तबूज के नाम से जानते हैं। ईटिंग बीफ इन हिंदू रिलीजियंस, यानी कि ईटिंग बीफ इन हिंदू रिलीजन, यानी कि हिंदू रिलीजियंस में जब कोई व्यक्ति मांस खाता है, यानी कि हिंदू रिलीजियन में बीफ को खाना भी ठीक तबूज होता है। देज आर द अनरिटेन लॉज ऑफ द सोसाइटी, यानी कि यह सोसाइटी का बिना लिखा हुआ नियम होता है तबूज। 5वें नंबर पे था कस्टम। कस्टम्स आर सोशली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो कस्टम्स होते हैं वह सोशली यानी कि सामाजिक रूप से प्रिस्क्राइब्ड किए हुए बिहेवियर का रूप होता है। एंड रिफाइंड मोड ऑफ फोकवे, और यह क्या होता है तो फोकवे के, यानी कि एंड डिफाइंड मोड ऑफ फोकवे, और यह फोकवे का परिभाषित किया हुआ मोड होता है। इट इज द मोड ऑफ बिहेवियर, यानी कि कस्टम्स जो होता है वो बिहेवियर का एक माध्यम होता है। एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ईटिंग, यानी कि एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ईटिंग, यानी कि ईटिंग का जो एक्सेप्टेड प्रोसीजर होता है वो भी आपका कस्टम के अंतर्गत आता है। मीटिंग फोक्स, यानी कि जो फोक्स का मीटिंग होता है वो भी कस्टम के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद 6वें नंबर पे क्या दिया है तो 6वें नंबर पे फोकवे दे दिया है, यानी कि जो 6वें नंबर पे कल्चर दिया है वो आपका फोकवे 6वें नंबर पे आता है। 7वें नंबर पे नॉर्म्स को यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है लीडर, यानी कि अगला हेडिंग है लीडर। डिस्कस अबाउट लीडर, लीडर के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन को हम विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइज।